नमस्कार दोस्तों। तो कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग जर्नी? चलो, उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। और अच्छा होने के लिए आपको और स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पैसे लेके पहुँचे और 4 दिन बाद आपको प्रॉफिट होने लग गया। इसमें आपको काफ़ी टाइम और स्टडी देनी पड़ती है। लेकिन उस स्टडी का ये फ़ायदा होता है कि आपके पैसे नहीं डूबते और आपके पैसों को और एप्रिसिएशन मिलता है। तो एक ऐसी ही चीज़ आपकी नज़र करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। जिस कंपनी का आप बैनर सामने देख रहे हैं, इनका नाम है जेएम फाइनेंशियल। तो बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत ही बड़ा ग्रुप है और बहुत सारे तरीके का इनका बिजनेस है। ये कोई ऐसा आम बिजनेस नहीं है कि कोई चीज़ बना रहे हैं दे रहे हैं, पर इनका जो है एक तरीके से सर्विस मॉडल का बिजनेस है और अलग अलग तरीके की सर्विस देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं, इंस्टीट्यूशनल, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट और अल्ट्रा हाई नेटवर्क क्लाइंट्स को संभालते हैं, जिसके अंदर की इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ हो गई, रिसर्च, प्राइवेट इक्विटी फंड, फिक्स्ड इनकम सिंडिकेशन और फाइनेंस। उसके अलावा मॉर्गेज, जैसे कि आपको समझ में आता होगा, जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं तो अपनी चीज़ गिरवी रख के आते हैं। इस तरीके से वो मॉर्गेज लेंडिंग काफ़ी हाई लेवल की करते हैं लोग, होलसेल या रिटेल, मतलब छोटी भी और बड़ी भी। और उसके अलावा ऑल्टरनेट एंड डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट इंक्लूड एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस। मान लो किसी का बिजनेस डूब रहा है या डूबने की कगार पे, ये ठंडा पड़ता जा रहा है, तो उसको ये वापस चलाने की कोशिश करते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस एंड एसेट क्रेडिट फंड्स, उसको दे के किसी तरीके से पैसा लगा के उसमें उस बिजनेस को वापस उभार के लेके आना है आपने। एसेट मैनेजमेंट होगी, वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज होगी, बिजनेस सिक्योरिटीज़ बिजनेस, ये स्टॉक मार्केट वाला, और उसी के अंदर इंक्लूड होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, ब्रोकिंग, पीएमएस और म्यूचुअल फंड बिजनेसेस। तो ये सारे तरीके के बिजनेस आप समझ सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी कंपनी या कोई चलती फिरती कंपनी नहीं कर सकती है। किसी को पैसे उधार पे देना और उनके बिजनेस को चलवाना और काफ़ी बड़े बड़े हाई नेटवर्क क्लाइंट्स को संभालना। मतलब मान लो कोई सिंगापुर की पार्टी है, उसे वो कहे भाई मेरे पास 100 करोड़ है, तो मुझे 100 करोड़ कहाँ देने, किसको लगाने, कैसे लगाने, मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना साल का रिटर्न चाहिए, या मुझे क्या रिटर्न मिल सकती है साल की। तो ऐसे टाइम पे जेएम फाइनेंशियल जैसी कंपनियां सामने आती हैं जो कहती हैं सर आप हमारे साथ लगिए, हम आपको साल का इतना % रिटर्न देंगे। वो हमेशा मार्केट टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता ही होता है, पर उसमें क्या होता है कि वहाँ इनको क्लाइंट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरीके का बिजनेस है इन लोगों का। उसके अलावा कोई बिजनेस डूब रहा है या डूबने का कगार पे है, ठंडा पड़ गया है, उसको चलवाना है, उसमें पैसा इंजेक्ट करके उसकी और चीज़ें देखना है कि भैया हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर बेस्ट, की बिजनेस वापस अपनी पटरी पे आ जाए। तो इस तरीके का बिजनेस ये लोग करते हैं इंडिया और इंडिया से बाहर। उसके अलावा ये देखिए, जैसे हम देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर ये देखो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, कैपिटल मार्केट लेंडिंग, bespoke फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इक्विटी फंड, डेट ट्रेडिंग, सिंडिकेशन, मतलब पैसे के लेन देन के लेके आप जितने भी काम सोच सकते हैं ना, रियल एस्टेट कंसल्टिंग, सब कुछ ये करते हैं। मॉर्गेज का मतलब आप समझते हैं, होलसेल और रिटेल जो भी इनको मिल जाए। और ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट, डिस्ट्रेस्ड क्रेडिट वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे किसी तरीके के असेट डूब रहे हों, कुछ कर रहे हों, उनको वापस उभारने की सारी प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रेस्ड कहते हैं। तो ये सारा तरीका है बिजनेस का, जो मैं आपको बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसने पैसा लगाना है और पैसे से पैसा ही बनाना है। अब मान लो आपको कोई कहे कि भाई ठीक है तू 1 करोड़ रुपये लगा दे, जो निकलेगा उसमें से 10% 20% तेरा। और यहाँ पे फिर ये लोग वर्किंग करते हैं कि भैया अगर हम 1 करोड़ रुपये लगाते हैं इतने टाइम के लिए, तो हमारी कितनी उससे भरपाई या उससे हमारी कमाई हो पाएगी। तो इस तरीके का बिजनेस है इन लोगों का और बहुत ही शानदार बिजनेस है। आप देखिए, आपको लिखा भी नज़र आ रहा है 50 ईयर्स, मतलब 50 साल पुरानी कंपनी है। 50 साल हो चुके हैं इनके ग्रुप को, तो कोई छोटा मोटा ग्रुप तो नहीं है। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए आप, इनके पास कितनी कंपनियां हैं।
गिनते जाना आप। जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड जिसकी तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज, जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज लिमिटेड, कैपिटल लिमिटेड, कॉम ट्रेड प्रोडक्ट, क्रेडिट सोल्यूशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल होम, इनफानाइट, एसेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ट्रस्टी, जेएम फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज एंड होल्डिंग, सीआर रिटेल, जेएम फाइनेंशियल ओवरसीज होल्डिंग, फाइनेंशियल सिंगापुर लिमिटेड और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो एक तरीके से ये सारी कंपनियों के थ्रू ये काम करते हैं। तो ये तो होगी कंपनी की थोड़ी सी डिटेल प्रोफाइल। अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं इनके नंबर्स को। तो आज का भाव आपको नज़र आ रहा है 61 रुपये का और 85 रुपये के आसपास का 52 वीक हाई लगा हुआ है। मार्केट का आप देखोगे तो 5800 करोड़ की कंपनी है, 5800 करोड़ की कंपनी है और इसमें ज़ीरो एडवांसेस है। मतलब कि 1 रुपये का भी लोन नहीं है, 1 रुपये का भी कहीं से उधारी का काम नहीं हो रखा। और यही सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है। और उसके बाद देखेंगे कि भैया हमको डिविडेंड भी मिलता है। जो भी कंपनी डिविडेंड देती है उनको हमेशा अच्छा ही माना जाता है कि भैया कम से कम में प्रॉफिट का हिस्सा बांटती तो है अपने शेयर होल्डर्स में। पिछले साल का नेट प्रॉफिट देख लूँ तो 350 करोड़ के आसपास का, शेयर्स की ग्रोथ देख लूँ तो लगभग 65% के आसपास की शेयर्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ देख लो तो 87% की प्रॉफिट ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लूँ तो लगभग 11.5% के आसपास है। चल के ये आपको नंबर डिसेंट ही नज़र आएंगे क्योंकि कंपनी ही डिसेंट है। ये देखिए सब कुछ ट्रेंडिंग में है। अगर हम इनकम ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ देख लें इनकी तो 298 से 163, 264, 346 और अब 560 हो चुकी है। और अब की बार जो नंबर आएंगे वो और शानदार होने वाले हैं। तो 191 के उसी के हिसाब से आप देखेंगे प्रॉफिट भी मेरा टर्न लेता हुआ ऊपर नज़र आएगा। तो 191 से 111 हुआ, 127 हुआ, 175 और सीधा ही लगभग 340 के आसपास का डबल होता है। तो डबल के आसपास ही आप समझ लो कि इनका प्रॉफिट भी उस तरीके से ही बढ़ा है। और ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं कि मेरी वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही रहेगी। पीजी रेशियो 0.22 का है जो कि शानदार है। पैट मेरा 58% के आसपास का है। तो ये आप समझ सकते हैं नंबर से ही कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और इसी के साथ अगर हम प्रमोटर शेयर होल्डिंग देख लें तो 56% के आसपास प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। एफआई इसके अंदर लगभग 22% बैठा हुआ, मतलब आम पब्लिक से ज़्यादा तो एफआई बैठा हुआ है इसके अंदर। और पब्लिक सिर्फ 14.5% है। डीआई म्यूचुअल फंड 7.5% है। तो आप हिसाब लगाओ कि कोई एक ऐसा शेयर जिसके अंदर पब्लिक तो कम है पर एफआई ज़्यादा है। ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि जब एफआई पब्लिक से ज़्यादा बैठा हो। एफआई बैठा होता है वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बैठा हुआ है कि पब्लिक भी उसके आगे कम पड़ जाए। तो आप यहीं से समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। एक ऐसा शेयर जिसके अंदर एफआई भी बैठे हैं, डीआई भी बैठे हैं, तो वो कुछ छोटे मोटे लोग तो नहीं हैं। काफ़ी सोच समझ के अपनी पूरी वेल स्टडी करके ही बैठते हैं वो साथ में। तो आप इस बात को समझिए, इस तरीके के शेयर मिलने भी बहुत मुश्किल होते हैं। और आगे चलते हैं तो ये इनका पीएनएल आप देख सकते हैं। मार्च में 298, 19 में 164, मार्च 2020 में 264, 21 में 346 और 22 में सीधा 560। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी अच्छा जंप है। और अगर अदर इनकम देखें तो वो भी बढ़ी रही हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो 232, 115 से 156, 156 से 216 और 415 सीधे ही। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हैं 191, 111, 127 से 175 और सीधा ही सीधा 327। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि प्रॉफिट भी ट्रेंडिंग में है। यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है इस तरीके का। शेयर कैपिटल इन लोगों ने थोड़ी और बढ़ाई है। और देखिए रिजर्व्स भी बढ़ते नज़र आ रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और बोरिंग्स इनकी ना के बराबर है, ज़ीरो है। तो अभी तो इस तरीके की कोई ख़ास बोरिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं। करंट लायबिलिटीज़ आगे पीछे होती रहती हैं, वो हमको ही पता है, सबको पता है। तो इसमें और कुछ ख़ास चीज़ इनकी बैलेंस शीट में देखने वाली नहीं है।
बाकी तो यही देखना है कि डेट तो खास है ही नहीं। तो भैया जब डेट ही नहीं है तो फिर बात ही क्या रहेगी, फिर तो जो पैसा कमा रहे हैं जो लगा रहे हैं सब कंपनी के लिए ही माना जाएगा। थोड़ा सा इनका चार्ट देख लेते हैं। डे फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चार्ट, ये फाइनेंशियल का इस समय अपनी 200 ईएमए से नीचे ट्रैवल कर रहा है, तो थोड़ा वीक जोन में ज़रूर खड़ा है। पर यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है 20 ईएमए के आसपास, तो यहाँ सपोर्ट लेके एक बार इसने ऊपर जाने की कोशिश करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये इससे ऊपर रह के सस्टेन करता है विद वॉल्यूम, तो हम इसमें वापस थोड़ा सा अप मूव आता नज़र आ सकता है। बाकी तो आप इसको 2 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के इसकी 200 को आप चेक करते रहें बीच बीच में कि भैया इसकी 200 क्या कर रही है, क्योंकि जब तक इसको काट के ऊपर नहीं जाएगा 200 के ऊपर, तो इसमें जो बायर्स हैं वो पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं होंगे। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है इस चीज़ का ही कि इसकी 200 के अंदर क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लगा के देखेंगे तो आपको वहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। और यही बात अगर हम यहाँ करते हैं तो आप ही समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसने लिया है सपोर्ट, एक वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो नियर टर्म टारगेट लेवल लगभग 65 रुपये 64 रुपये के आसपास निकल के आएगा। तो आप इस पर नज़र बना के रखिए, देखिए क्या कर रहा है। थोड़े से शॉर्ट टर्म के ऊपर इस पर नज़र बना के रखिए। अगर ये और वीक हो रहा है तो इसको थोड़ा सा वेट करिए। तो और अगर ये वापस जाता है अपने 200 को ब्रेक करता है विद वॉल्यूम्स और सस्टेन करता है, तो एक मौका बन सकता है इसके अंदर एंट्री लेने का। तो बाकी एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अकाउंट भी नहीं खोला है तो अकाउंट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे शेयर ला के देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।